स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में कांग्रेस ने जो गठजोड़ किया वो दरअसल गांठ जोड़ के तौर पर ही सामने आ रहा है। कई गांठें हैं जिन्हें जोड़ जोड़ कर किसी तरह से रिश्ता धकाने की कोशिशें हो रही हैं। राजनीति को कहा जाता है संभावनाओं का खेल है, लेकिन दरअसल राजनीति कुछ आशंकाओं का भी खेल होती है और इन्हीं संभावनाओं आशंकाओं के बीच शतरंज की बिसात पर अपने अपने मोहरे फिट किए जाते हैं। सबसे बड़ा घटनाक्रम, हालिया घटनाक्रम जो मरुधरा मोर्चा रहा है महाभारत 2024 का, उसमें देखने को मिला वो था डूंगरपुर बांसवाड़ा का। लेकिन अब देखिए नेपथ्य में पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या हुआ है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं हर बार की तरह। राहुल, बीएपी ने जहां जहां प्रत्याशी खड़े किए हैं उनमें से एक सीट है जालोर, जहां पर वैभव गहलोत खड़े हुए हैं। अब इंटरेस्टिंगली, जिस समय अरविंद डामोर गायब थे और उनका फोन बंद था, जालोर में भी बीएपी प्रत्याशी गायब थे और उनका फोन बंद था। यह चीज सुर्खियों में नहीं आई। अब मेरा कहना यह है कि हो सकता है कि गठबंधन इसी बात पर हो रहा हो, कांग्रेस चाहती हो कि आप वैभव गहलोत के सामने से हटो, हम यहां से हट जाते हैं, तुम यहां मजबूत हम वहां मजबूत। और बीएपी ने वेट किया जालोर में, कांग्रेस ने वेट किया जब कि वो ना, जब तक वो नहीं हटते हम देखते हैं, या बीएपी ने वेट किया कि पहले हमारे यहां से हटे तो हम वहां से हटाएंगे। जो भी हुआ रायता फैला। तू डाल डाल मैं पात पात, यही परिस्थिति रही। जालोर के साथ आपको इस लोकसभा सीट में जोड़ना पड़ेगा जालोर सिरोही। असल में बीएपी के जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं जालोर सिरोही सीट से, वो जालोर की राजनीति पे तो इतना इम्पैक्ट नहीं डालते, लेकिन सिरोही की राजनीति में बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनका है, क्योंकि वहाँ एक आदिवासी अंचल में बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, जो वोट्स हैं वो ऐसे इलाके से आते हैं जो पूर्णतः आदिवासी कह लीजिए आप इलाका है, और वहाँ बहुत अच्छी फॉलोइंग भी है। अगर ये वोट कटते हैं, अब जब वैभव गहलोत जैसा प्रत्याशी मैदान में हो और तब एक एक वोट की कीमत बढ़ जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ से अगर वोट कटते हैं तो वैभव गहलोत को नुकसान होगा, ये तय चीज़ है। नहीं की कंडीशन में भी, यानी बुरी से बुरी कंडीशन में भी वो कोई कुछ ना कुछ तो लेकर के जाएगा, और ये मैसेज डूंगरपुर बांसवाड़ा से चलते हुए पहुंचेगा जालोर सिरोही में। कांग्रेस के लिए बीएपी से गठबंधन का मकसद वैभव की राह आसान बनाना रहा होगा, या सचमुच गठबंधन से कोई आस उन्हें दिखी होगी? देखिए, जब टेबल पे आप लोग बैठे होते हैं तो हमेशा लेन देन की बात होती है। आप कुछ दीजिए, हम कुछ आपको देंगे, यानी ये सीधा साधा विनिमय है। और इस विनिमय के लिए कांग्रेस और बीएपी के बीच में बातचीत चल रही थी, जहाँ कहना चाहिए कि एक सीट ऐसी थी जालोर सिरोही की जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान किसी का गया नहीं, क्योंकि वहाँ जो मुख्य मुकाबला है सब मान करके चल रहे थे कि वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का ही होगा। लेकिन जो विनिमय है वो जब एक तरफ से पूरा नहीं हुआ तो दूसरी तरफ से भी उसी तरीके से पूरा नहीं हुआ। प्रोसेस भी सेम। फोन नहीं उठ रहा और फोन गायब है। एक छोटा सा डिफरेंस बस ये रहा कि मुझे नहीं लगता कि बीएपी के कोई चेहरे अरविंद डामोर को फोन करने की कोशिश कर रहे होंगे या उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जालोर में जो कांग्रेस का प्रभार संभाल रहा चेहरा है वो लगातार बीएपी प्रत्याशी को फोन भी कर रहा था और उसे ट्रेस करने की कोशिश भी कर रहा था, पर बंद। अरविंद डामोर को ट्रेस करने की कोशिश कांग्रेस ही कर रहे थे। कांग्रेस कर रही थी, हाँ, बीएपी नहीं कर रही होगी। बीएपी चाहती थी कि वो ट्रेस करे, कोशिश तो कर रही थी। वो कांग्रेस के कई लीडर्स ऐसे हैं जिनसे फोन करके पूछे साहब बताओ कहाँ हैं, क्योंकि जान तो हलक में उसकी अटकी हुई है जो चुनाव लड़ रहा है। आप बीएपी को राजकुमार रोध से जोड़ दीजिए। राजकुमार रोध तो खुद चाहते थे कि किसी तरीके से चुनाव आसानी से निकल जाए, या फिर वो एक ऐसी भूमिका में हो जहाँ वो सीट को फंसा दें। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने पता लगाने की कोशिश की, उनको कुछ पता लगा नहीं, कांग्रेस से खुद भी पता नहीं लगा पाए। लेकिन हाँ, आपका कहना सही है, जालोर सिरोही सीट के ऊपर कांग्रेस के जो मैनेजमेंट देख रहे लोग हैं उनके ऊपर दबाव ज़्यादा होगा, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति मैदान में है। उनकी रास्ते से कितने कांटे हम कम कर सकते हैं, ये दबाव उनके ऊपर था। लेकिन वो कांटे क्योंकि एक तरफ से नहीं, एक के लिए नहीं हटे तो दूसरे के लिए हटना नामुमकिन था, और वैसा ही हुआ। जैसा एक तरफ से दिया गया वैसा ही दूसरी तरफ से लिया गया। क्या हम इसे इस रूप में देखें कि दरअसल बीएपी ने वेट किया, वॉच किया और फिर बदला लिया? अब इसमें वेट एंड वॉच इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ पहले से स्क्रिप्टेड थी। स्क्रिप्टेड यानी कि अगर वहाँ से विड्रॉ होता है उसी समय हम यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। सब एक दूसरे को देख रहे थे। तुमने नहीं किया, लो हम बदला लेते हैं। हम भी नहीं कर रहे, हम भी नहीं करते। अगर हम कर लेते और वहाँ से नहीं होता तो एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं, लोग जिस तरह से कांग्रेस पर हंस रहे थे कल तक, वो बीएपी पर हंस रहे होते कि तुम्हारे साथ देखो क्या हुआ है, तुम्हारे साथ खेल हो गया। खेला, जो वर्ड हम यूज़ करते हैं आजकल, वो खेला हो गया। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को वेट किया, वॉच किया। 4 बजे के लगभग तक
सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे 3 बजे तक, टू प्रिसाइज 3 बजे तक सब एक दूसरे को देख रहे थे, और उसके बाद तो सब साफ ही हो गया कि जयपुर में बैठे लोग चाहे कुछ भी सोचते हो, वहाँ से वही हुआ जो होना था। बिल्कुल, और इसीलिए रात में 8 बजे की डिबेट में जब बीएपी से गठबंधन को लेकर बोले हुए तो किस बात का गठबंधन, कोई गठबंधन नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक दल और है, आरएलपी, और हनुमान बेनीवाल का जो बयान है वो तो ऑलरेडी वायरल हो ही रहा है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसी शख्सियत जिनका लड़ने का इतिहास रहा है, कभी इससे कभी उससे लड़ने का इतिहास रहा है, जिनके साथ चले उनसे भी लड़ने का इतिहास रहा है, जिनके साथ नहीं चले उनसे तो वो लड़ते ही रहते हैं। कहना ये चाहिए कि क्या सचमुच कांग्रेस से या आईएनडीआईए से 1 महीने में मोह भंग हो गया होगा? मैं ये हमेशा से कहता आया हूँ कि हनुमान बेनीवाल का मैदान में होना खांटी कांग्रेसी जो नागौर की राजनीति से आते हैं उनको परेशान करता है। वो उनको सहजता के साथ में स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे नागौर के अंदर के कांग्रेसी हों चाहे नागौर के बाहर के कांग्रेसी हों। ये एक अलायंस था जो कर लिया गया, और इसमें भी बहुत पेचीदगी थी, बहुत एक के बाद अगर आप इसकी लेयर्स उधेड़ना शुरू करेंगे, खोलना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा बहुत मुश्किल से ये अलायंस हुआ। और जब हुआ तो उसके बाद में आज कल का जब आप बयान सुनते हैं, वो कहते हैं साहब मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मुझे तो सहरा बांध करके बैठा दिया गया घोड़े पे। अब ये उनका कहने के पीछे 2 तरह से चीज़ देखी जा रही है, जो लोग सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए इस लड़ाई में, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। नहीं, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। आपको याद होगा विधानसभा चुनावों के वक्त जब हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव में उतरे तो उन्होंने सांसदी छोड़ी, और उसके पीछे तर्क ये दिया कि अब वक्त आ गया कि मैं आरएलपी को प्रदेश में मजबूत करूं, लोकसभा में जाकर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हालांकि वो चाहते तो दोबारा लोकसभा तक के लिए रुक सकते थे, पार्टी को बैक सपोर्ट करके वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते तो शायद उनके पास कोई जीता हुआ प्रत्याशी नहीं होता। हनुमान बेनीवाल भाप चुके थे कि क्या स्थितियां बनी है, पार्टी को मजबूत करना है तो यहाँ फोकस करना होगा। आईएनडीआईए यानी कांग्रेस के साथ बैठकर जब बातचीत हो रही होगी तो उन्होंने कहा होगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मैं अपने नाम पर किसी को लड़ा देता हूं। आप विश्वास मानिए वही असर होगा, लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं हुई, और हनुमान बेनीवाल को ये बताया गया कि नहीं, अगर ये स्थिति बनानी है तो खड़े तो आप ही को होना पड़ेगा। ऐसे में अंततः वो नहीं कहते मरता क्या ना करता, हनुमान बेनीवाल खड़े तो हो गए। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या वो सचमुच आरएलपी को मजबूत करना चाहते थे या वो सचमुच लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे? हनुमान बेनीवाल के आप 2 बयानों को अभी जब पढ़ेंगे देखेंगे, हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा का, वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, ये चीज़ स्पष्ट थी। वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे थे कि अलायंस हो कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस एडमेंट थी, कई लोग नहीं चाहते थे। एडी चोटी का जोर लगा है कई लोगों का कि ये अलायंस हो, और अल्टीमेटली वो अलायंस हो गया। लेकिन जब वो अलायंस हुआ उसके अंदर एक पेचीदगी पहले से थी कि लोग उनका साथ नहीं देंगे जो कांग्रेस से मूल रूप से आते हैं। उनके मन में यही भाव निकल करके आया कि साहब ये लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे मेरी। अब देखिए राजनीति में 2 तरह की कार सेवाएं होती हैं। आम बोलचाल में, राजनीति से ज़्यादा ये कहना अच्छा होगा, आम बोलचाल में 2 तरह की कार सेवाएं फेमस है। उनको ये लगता था कि पार्टी के अंदर से उनकी कार सेवा हो रही है, उनको निपटाने में लोग लगे हुए हैं, और उनका जो शक है वो बढ़ता गया जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के दुपट्टे पहन करके लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये होना ही था। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस में उस तरह से नहीं है। आप देखिए ना बीजेपी के साथ में क्या हुआ, और आपने तो उन तमाम नेताओं से बात की, उनके मन में कितना गुस्सा है कि उनसे बिना पूछे किसी गठबंधन के लिए पार्टी ने दिल्ली में एसी कमरे में बैठ करके फैसला ले लिया। ऐसा ही गुस्सा आपको नागौर में देखने को मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते उनको एक्सेप्ट करना, उनकी खुद की राजनीति पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और वो हनुमान बेनीवाल के बयान को अगर हम 80% सत्य मान लें, 100% भी मान सकते हैं, लेकिन हम चूंकि पॉलिटिकल बयान है हम उसमें 20% की एक गुंजाइश रख लें और 80% सत्य मान लें, तो उनके कहने का मतलब यह है कि जो डीसीसी है नागौर में, जो लोकल कांग्रेस कमेटी है, उनको दिखा ही नहीं कि उनके चेहरे बीजेपी के प्रचार में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट तो लोकल लेवल पे ही बननी चाहिए थी। दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल ने ये बात खड़गे तक और राहुल गांधी तक वाया मेल या वाया मोबाइल या वाया मैसेज या वाया कांग्रेसी लीडर्स नहीं पहुंचाई होगी। हो सकता है पहुंचाई हो, फिर भी एक्शन नहीं। लेकिन जब बयान पब्लिक मीटिंग में दे दिया, उसके बाद तड़ से आप देखिए वायरल हुआ और 1 घंटे के भीतर सस्पेंशन। इससे मैसेज गलत भी गया है कांग्रेस के अंदर। अगर आप कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे तो मैसेज ये गया कि हमारे नेताओं की कोई भी शिकायत करेगा गठबंधन का दूसरा, आप उसके बाद में हमारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। कांग्रेस के लोग इस चीज़, हाँ, तड़ से कांग्रेस के वो वर्कर्स, वो कार्यकर्ता इसे लेकर के खुश नहीं है। उन्हें लग रहा है कि हमारी जो भी परफॉर्मेंस है या हमारा जो रिव्यू रिपोर्ट है वो हमारी पार्टी के भीतर से जाए तो बेहतर है।
किसी दूसरे के कहने पर हमारा आकलन करना ठीक नहीं है। और यही वो कहते लेकिन क्या पार्टी को वो दिख भी रहा था? मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या अपने स्तर पर उन्होंने कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाई, कि अपने स्तर पर किसी को देखा ही नहीं कि हमारे ही कुछ चेहरे, वो भी एक ऐसा चेहरा जिसको हाल ही में आपने विधानसभा चुनाव लड़वाया है? देखिए कांग्रेस ने क्या किया है नागौर में, कांग्रेस ने, और इस बात को हनुमान बेनीवाल से बेहतर इस वक्त कोई नहीं समझता है, कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल को नागौर की सीट दे दी, हाथ झाड़े और बोला आप जाइए और चुनाव लड़िए। परिस्थिति ये है। कांग्रेस का कितना इन्वॉल्वमेंट आप नागौर में देख रहे हैं? कौन से बड़े नेता आ गए अभी तक नागौर में कोई सभा करने के लिए, या फिर कोई प्रस्तावित सभा बता दी कि हम आएंगे हनुमान बेनीवाल के साथ में सभा करने के लिए और उनको जिताने के लिए? अभी तक कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। उनको खुद को पता है लोकल स्तर पे कांग्रेस की और आरएलपी के बीच का विरोधाभास कैसा है। वो अपने आप को अकेला पा रहे हैं। उनको ये चीज़ पता है कि मुझे कांग्रेस की तरफ से वैसा सपोर्ट जैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब वो वित्तीय स्तर पे भी हो सकता है, चुनाव लोकसभा का बहुत महंगा सौदा होता है जब उसको आप लड़ने के लिए जाते हैं। क्या वो सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से मिला? वो कांग्रेस जो खुद अपने खाते फ्रीज होने की दुहाई दे रही हो। हालांकि प्रत्याशियों की लिस्ट में सबसे अमीर प्रत्याशी लेकर बैठी है कांग्रेस। जी बिल्कुल, सबसे पर वो जो अमीरी है वो चुनाव में उस तरीके से काम नहीं आती। चुनाव के अंदर जो पैसा होता है और उसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत तरीके के साथ में होता है। आप ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा हुआ होता और अगर ऐसा होने का चलन होता तो कोई भी धरती पुत्र चुनाव नहीं जीता करते और तमाम बड़े जो व्यवसायी हैं वो सब के सब देश चला रहे होते। ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर है और हनुमान बेनीवाल इसको खेलना जानते हैं। उनको पता है कि उनकी टीम में अभी वो कहते हैं, पोलो में कहते हैं ना, वो 3-4 हैंडीकैप के साथ में जब आप खेल रहे होते हो तो वो है उनके साथ में कि वो अभी पूरे खिलाड़ियों और पूरी टीम के साथ में नहीं है और ये उनकी चिंता का विषय है। वो जिस तरह की चुनाव लड़ने के आदी हैं, मेरे ख्याल से जब आपने देखा होगा जब उन्होंने पिछली बार का चुनाव लड़ा था, उनको बीजेपी की तरफ से जिस तरह का सपोर्ट मिला था या एनडीए उनके साथ में जिस तरह से लगा था, वो इस बार जब अपने आसपास देख रहे हैं तो वो सब चीज़ें उनको नहीं दिखाई दे रही। और यही उनके अंदर की कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक गुस्सा है जो अब बाहर आ रहा है। वो चीज़ें देख रहे हैं कि उनके सपोर्ट के लिए सिर्फ आरएलपी वाले हैं जो इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उनको मैदान में अकेला छोड़ दिया गया, ये उनका दर्द है। एक मेरी बहुत पसंद की मूवी है, बहुत पहले आई थी, सुधा चंद्रन हीरोइन थी उसमें, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। अब मैं ये नृत्य क्यों बोल रहा हूँ कि अपने प्रदेश से कांग्रेस के एक ऐसे लीडर हैं जो बिना डांस के नहीं रह सकते। तो अगर जल बिन मछली तो नृत्य बिन डोटासरा पॉसिबल। अब रविंद्र भाटी ने ये देखा और रविंद्र भाटी ने कहा कि ये तो हर कहीं नाच रहे हैं, बस नाचते रहते हैं, मुद्दों की जगह नाच रहे हैं। जब यही सवाल गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया कि क्या आप रविंद्र सिंह भाटी को जानते हो, बोले कैसी बात कर रहे हो, प्रदेश की सियासत में फिलहाल कौन रविंद्र सिंह भाटी को नहीं जान रहा होगा। लेकिन मैं डांस कर रहा हूं तो जब भजन बजते हैं तो मैं मगन हो जाता हूं और मैं डांस करने लगता हूं। लेकिन कहीं भी मंच हो या कोई कुछ भी हो, मैं तो ढोल नगीरा बज जाए वो नाचने लगेंगे। वो नहीं होता है कुछ लोग जनरेटर की आवाज पे भी नाच सकते हैं बहरा। लेकिन फिर उन्होंने याद दिलाया कि देखिए आप भाटी के कैसे कैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और वो कैसे गानों पर नाचते हैं। तो अब मेरा ये कहना चाहिए कि प्रदेश को एक डांसिंग बैटल के लिए भी इंतजार करना चाहिए कि एक मंच सजे, 3 जज सामने बैठे और एक डांस ऑफ हो जाए। फेस ऑफ नहीं हो, डांस ऑफ हो जाए, अच्छा वर्ड है, होना चाहिए। रविंद्र भाटी, मुझे इस डांस कंपटीशन से ज़्यादा अच्छी चीज़ जो इस पूरे के पूरे एपिसोड में लगी वो ये लगी कि रविंद्र भाटी ने एक अच्छी से ज़्यादा कैची इसको कहना चाहिए, वो ये लगी कि रविंद्र भाटी ने कमेंट किया गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर। वो लड़ रहे हैं चुनाव बाड़मेर जैसलमेर से। गोविंद सिंह डोटासरा का व्यक्ति के तौर पे, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे उनका कोई स्टेक हो सकता है, व्यक्ति के तौर पे उनका कोई बहुत बड़ा स्टेक जैसलमेर बाड़मेर सीट में नहीं है। पर उन्होंने निशाना किस पे साधा? डोटासरा के ऊपर, बीजेपी पे नहीं। बीजेपी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पे नहीं साधा है, कांग्रेस पर ही साधा है। उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया। अब गोविंद सिंह डोटासरा ये कह के आराम से निकल सकते थे कि मैं नहीं जानता हूँ कौन है रविंद्र सिंह भाटी, ये कह देते, काम खत्म था। भले ही जानते होते, कौन पूछता, आप नहीं जानते, कौन इसकी स्क्रूटनी करने के लिए या कौन इस चीज़ के ऊपर उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने वाला? नहीं जानता तो नहीं जानता, नहीं जानता तो नहीं जानता। लेकिन उन्होंने ये कह के रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा बना दिया कि कौन नहीं जानता इस वक्त राजस्थान की राजनीति रविंद्र सिंह भाटी को। फिर वो आगे चल के ये कहते हैं कि वो जिस तरह के गानों पे डांस करते हैं या नाचते हैं, वो किस तरह के गाने हैं आप सुनिए और देखिए। ये रविंद्र सिंह भाटी को फिर से एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देता है कि वो रिप्लाई करें। और मुझे लगता है कि ये सुनने में, देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इस बीच बीजेपी कोने में बैठ के तालियां बजाएगी ये सब कुछ देखते हुए कि उनको बिना कुछ कहे या बिना कुछ करे
एक अच्छा लेकिन भाटी बीजेपी का कहीं पे भी किसी भी तरह का अपोज नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे उनका अपना एक गेम प्लान है जो कि नतीजों के बाद के लिए भी एक संभावना छोड़ना या हालिया आशंकाओं को दबा के रखना से जुड़ा हो सकता है। भाटी को लेके भाटी का जो जो भी सिनेरियो है वो बड़ा डाइसी सा इसलिए लगता है क्योंकि अगर मनाना होता बीजेपी को तो मना लेती। कोशिश तो की थी। नहीं, अगर ऐसा होता वो मना लेती। उनको कुछ चाहिए होता दे मैं आपको कह रहा था ना कि गिव एंड टेक होता है रिलेशनशिप। अगर कुछ ऐसी चीज़ चाहिए हो बीजेपी के पास, किस चीज़ को देने की कमी है आप बताइए। बीजेपी क्या नहीं दे सकती थी भाटी को? वो सब चीज़ें दे सकती थी। उनको तो एक फ़ोन पर एक आश्वासन मिलता, उनकी आगे की राजनीति वो सेट कर सकता था। लेकिन भाटी का मैदान में टिका रहना, कहीं ये भी तो सवाल पूछना पड़ेगा, क्या बीजेपी चाहती है कि भाटी चुनाव में टिके रहें या लड़ें वो चुनाव? क्या उस इलाके की राजनीति में भाटी का मैदान में होना एक ऐसी कास्ट इक्वेशन पैदा करता है जिससे बीजेपी को सम वे और दी अदर फायदा पहुंचे? बीजेपी को ये पर इससे तो वो होली के समय नहीं कुछ बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं और फिर अपना घर ढूंढ रहे होते हैं, तो क्या भाटी वो भटके हुए बच्चे होली वाले नहीं हो जाते हैं? नहीं, पर वो होली पे जो बच्चा भटकता है वो रंग में इतना रंगा पुता होता है कि उनके घर वालों को पहचान में नहीं आ रहा होता है कि वो हमारा बच्चा है कि नहीं है। लेकिन भाटी वो डार्क हॉर्स है जिसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है, और ये चर्चाएं हैं, लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कोई इशारा किसी ना किसी जगह से रविंद्र भाटी को था कि आप चुनाव लड़िए। ठीक है। अब एक ऐसा सेंटेंस जिसके पीछे क्या इशारा हो सकता है वो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। आपको याद होगा हाल ही में अमित शाह ने अपने एक दौरे में कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं आप उनकी चिंता मत करो, आप पहले से हो और आप ही हमारी मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा जो ताबड़तोड़ दौरे पर हैं, कल किन्हीं कारणों से लेट हो गए और लेट होने के बाद वो लगभग 12 बजे के आसपास जैसलमेर पहुंचते हैं रात को और आराम नहीं करते। इसी वजह से शायद आज उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। रात को 12 बजे ही वो पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं, कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं, फीडबैक लेते हैं और फिर धीमे से कार्यकर्ता को बोलते हैं कि हर कार्यकर्ता पर कैमरे से नज़र रखी जा रही है, कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, नज़र है। अब बीजेपी इस चीज़ को लेके प्रोएक्टिव है जिसमें कांग्रेस नहीं थी नागौर में। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इस लिहाज से नजर रखने की बात हो रही है, कहीं ऐसा नहीं है कि आप हमारा कमल का निशान ओढ़ करके, जिस डर को बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्शाया भी है, बताया भी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कमल का दुपट्टा लेकर के प्रचार किसी और का कर रहा हूँ और वो गलतफहमी बीजेपी के लिए भारी पड़ जाए। दूसरी चीज़, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री का बाड़मेर जैसलमेर में होना और इतना समय देना, ये बताता है कि बीजेपी और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री इस सीट को लेकर कितने गंभीर हैं। अगर कांग्रेस ये दावा करती है कि हम 13-14 सीटें निकाल रहे हैं, तो वो चुनाव से पहले होने वाले हवाई दावे हैं, इसलिए क्योंकि कांग्रेस ये कहते हुए ये बात स्वीकार भी कर रही है कि 13-14 सीटें ऐसी जिस पे हम निपट रहे हैं, है ना। इसको आप इस तरीके से पढ़िए, मतलब वो 13-14 सीटें जीतने की बात कर रही है और बीजेपी 25 की बात कर रही है। उनको एक सीट जो फंसी हुई सबसे ज़्यादा लग रही है वो बाड़मेर जैसलमेर की है, और इसीलिए वो अपनी जितनी मेहनत झोंक सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ से जो फीडबैक लिया जाएगा वो आप प्रचार के अंतिम दिनों में देखेंगे कि उसका उपयोग होता हुआ आपको दिखाई देगा कि जो फीडबैक अभी जा रहा है बीजेपी के अंदर, जो आला कमान है, अभी तो मोबाइल का भी उपयोग होते हुए दिखेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ये बोले हैं कि मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ है और कोई चीज़ छिप नहीं सकता, तो या तो वो कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो मोबाइल तो है आपके हाथ में, शूट कर लो, और नहीं तो कोई और तो शूट कर ही रहा होगा, घूमते फिरते पहुंच ही जाएगा। आप इसे नसीहत के लिए या धमकी? आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था अपनी बात रखते हुए, और मैं शब्द पकड़ नहीं रहा हूँ स्वप्निल। आपने कहा था कि जो हमारे कार्यकर्ता है वही हमारे लिए मोस्ट वांटेड हैं। मोस्ट वांटेड कोट एंड कोट अगर मैं आपकी भाषा में और शैली में करता हूँ, इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मोस्ट वांटेड जैसा फील कर रहे होंगे। जिस तरह से मोस्ट वांटेड पे नज़र रखी जाती है वैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे नज़र रखी जाएगी। भटके तो फिर आगे का खेल खराब। ठीक है, अब आते हैं शुभकरण चौधरी पर। थोड़ा सा बेल्ट चेंज कर रहा हूँ, हालांकि काफ़ी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनका एक बयान काफ़ी सुर्खियों में है कि जो हिंदू हैं, धार्मिक हैं, वो मोदी के खिलाफ वोट डालता है तो देश का देशद्रोही है, गुनहगार है। इस तड़के की बीजेपी को ज़रूरत नहीं थी। शुभकरण चौधरी को अगर आप मिलें कभी, देखें, उनको करीब से देखें, शुभकरण चौधरी इसी किस्म के नेता हैं। शुभकरण चौधरी की बाहें हमेशा चढ़ी रहेंगी, शुभकरण चौधरी के लहू में हमेशा उबाल रहेगा, एक गर्मी रहेगी, और कई बार ये
गर्मी और उबाल आपकी ज़बान को थोड़ा सा फिसला देता है या रपटा देता है। कई चीज़ें सोच समझ के स्क्रिप्टेड प्लान करके नहीं बोली जाती, वो निकल जाती हैं और कह दी जाती हैं। लेकिन झुंझुनू की जहाँ तक राजनीति है, झुंझुनू की राजनीति ऐसे ही बाहें चढ़ा करके ही की जाती रही है। वहाँ की राजनीति हमेशा मसल फ्लेक्सिंग वाली राजनीति रही है। एक परिवार का बशर्ते वहाँ की राजनीति में दबदबा रहा हो, लेकिन वहाँ के लोग उस तरीके से राजनीति को नहीं लेते। जैसे आपने कहा ना, आपने बिल्कुल इलाका बदल दिया, तो यहाँ के सेंटिमेंट्स भी बदलते हैं और राजनीति भी बदलती है। शुभकरण चौधरी जो बोले, उनको लगा एक जगह कह के निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि बीजेपी में और इस देश में आजकल मोबाइल्स बहुत हैं और उनके ऊपर मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस इसको भी नहीं लपक पाई। झुंझुनू से उठा झुंझुना खुद कांग्रेस नहीं बजा पाई, तो फिर वो क्या अपना भला देखेगी? मुझे कांग्रेस के कई जगहों पे शोल्डर्स डाउन लगते हैं। मैं 2003 से या कहें 2004 से लोकसभा इलेक्शंस देख रहा हूँ बहुत करीब से। 2004 से मैंने कभी भी कांग्रेस को इस तरह से चुनाव लड़ते हुए नहीं देखा राजस्थान में। इस बार कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, वो मुझे नहीं पता फंड्स की कमी है या किसी ऊर्जा की कमी है या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे बड़ी। नहीं, 2018 डिफरेंट था। आप जिस तरफ बोल रहे हैं उसके हिसाब से 2018 डिफरेंट था, लेकिन उस पर वहीं ब्रेक लग गया। 2019 मैं लोकसभा चुनाव के ताल्लुक में बात कर रहा हूँ। 2019 का चुनाव भी कम से कम कांग्रेस लड़ती हुई तो दिखाई दी थी, है ना। कांग्रेस चाहती थी, यहाँ अब नहीं हो पाए 25, वो बात अलग है, 25 के 25 सीट हार गए, लेकिन कोशिशें होती हुई दिखाई दी। इस बार शोल्डर्स डाउन है और इस बीच ये भी दावा नहीं करते कि हम तो सारी की सारी सीटें जीत करके आने वाले हैं। कम से कम एक हवाई दावाई सही कर तो देना चाहिए था, लेकिन वो भी होता हुआ इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ तक प्रचार प्रसार का ताल्लुक है, कांग्रेस उस तरीके से प्रचार भी करते। इस मुद्दे को आप ये सोचिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए मुस्लिम तुष्टिकरण से जुड़ा हुआ कोई ऐसा एक छंद, एक वाक्य कांग्रेस के किसी नेता के मुंह से फिसल गया होता, बीजेपी क्या करती? तैयार बैठी है। बीजेपी उसी समय चढ़ जाती उस पे और एक कैंपेन बना देती, एक मुद्दा बनाती, मुहिम बना देती। हर जगह आप देखते हैं कि वो आंदोलन होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में वो एक चुनावी मुद्दा अपने आप ही पका पकाया मिल जाता। लेकिन शानदार तंज आता प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ठीक कुछ ही घंटों बाद। कुछ ही घंटों। अब मोदी है भी तो इतने सक्रिय, आप देखिए ना, अब 3 रैलियां तो वो कर चुके हैं, चौथी के लिए वो आने वाले हैं करौली में, उसके बाद में दौसा प्लान्ड है। राजस्थान का कोई कोना, कोई चप्पा प्रधानमंत्री खुद नहीं छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से अब तक क्या हुआ? कांग्रेस ने कितनी प्रचार कर लिया, कितनी रैली कर ली, तब तो एक बयान आएगा, चला जाएगा, कांग्रेस को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक फुल टॉस थी और वो फुल टॉस पे ही शॉट मारना भूल गए। और एक आखिरी सवाल है प्रमोद कृष्णम को लेकर। बीच में भी हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान के रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए। न्याय पत्र जो कि उनका मैनिफेस्टो है, उसे देखकर लगता है कि ये जिन्ना की कांग्रेस है। ये बयान उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। तो क्या अब आचार्य प्रमोद कृष्णम में जो बीजेपी की छाप नजर आ रही है, वो छाप पूरी तरह से कमल की ड्रेस में बदलेगी? देखिए, छाप नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने तो एक भगवा वस्त्र पहन लिया है, बस उसके ऊपर एक ठप्पा लगना बाकी है कि वो कमल के निशान का ठप्पा उनके ऊपर लग जाए। अभी वो बिल्कुल अलग थलग हैं। एक वक्त में जो व्यक्ति ये कहना चाहिए प्रिविलेज एंजॉय करता हो कि वो प्रियंका गांधी के सबसे करीब है, और अगर कोई प्रियंका गांधी तक बात पहुंचा सकता है तो वो प्रमोद कृष्णन है। लेकिन अब देखिए, वक्त बदला, जब हालात बदले तो उनको भी अब कोई ना कोई ठौर चाहिए, कोई ना कोई ठिकाना चाहिए। गौरव वल्लभ को तो वो मिल गया, हाथों हाथ मिल गया, लेकिन प्रमोद कृष्णन अभी भी उस चीज़ की तलाश में, उनको अभी वो ठौर नहीं मिला, ठिकाना नहीं मिला। अभी टाइम है। और उन्होंने रावलपिंडी ही क्यों कहा? उनको और आगे जाते हुए काबुल कह देना चाहिए था। वो तो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उनका ये कहना सीधा हमला है, व्यक्तिगत हमला है उस व्यक्ति के ऊपर जिसकी बहन के वो सबसे ज़्यादा करीब हुआ करते थे। ये हमको बताता है कि राजनीति में चीज़ें एक सेकंड में, एक पल में कैसे बदल सकती हैं और कितनी चेंज हो सकती हैं। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। ओम बिरला का भी एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने छात्र संघ चुनाव जो होते हैं उससे माहौल को जोड़कर लोगों को समझाने की कोशिश की कि कॉलेज के चुनाव नहीं है ये, कि लड़ना है, बस लड़ना है, इसीलिए लड़ेंगे, इधर से लड़ें या उधर से लड़ें, पर लड़ेंगे ज़रूर। ये वैसा चुनाव नहीं है। ओम बिरला ने कहा, बिल्कुल सही बात भी कही, जिस तरह से बीजेपी लड़ रही है ये बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन ये इशारा जिनके लिए था
अब आप देखिए कि कोटा से बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है कि ये दो कभी साथ थे, ये दो कभी विरोधी थे, अभी ये दो साथ नहीं है। ये इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस अगर हम कोटा से निकालें तो बहुत सारे निकलते हैं। बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे। और एक ज़माने में गुंजल और कोटा के अंदर ओम बिरला का जो साथ था वो कौन भूल सकता, और उसके बाद में उनमें अदावत भी हुई। कम से कम एक पार्टी में तो रहे और अपनी अपनी लकीरें खींच के रहे कि आप आपकी जगह, मैं अपनी जगह। लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं, उल्टी हो गई हैं। उनका कहना बिल्कुल सही है। ये कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव नहीं है, ये मुद्दे के चुनाव हैं। और ओम बिरला को आप इस इलेक्शन में, ओम बिरला अच्छे वक्ता हैं, बोलना जानते हैं, कहना जानते हैं, समझाना जानते हैं। और राजनीति को मेरे ख्याल से राजस्थान की, मैंने उनको पहली बार 2018 में बहुत करीब से नोटिस किया। उनको पढ़ना आता है, उनको आंकड़े देखना भी आता है। वो राजस्थान की वो कोटा में बैठकर अभी पूरे राजस्थान पे नज़र रखे होंगे। और अगर उनसे कोई फीडबैक मांग भी रहा होगा तो बिल्कुल परफेक्ट फीडबैक पहुंचाने की पोजीशन में भी होंगे। ओम बिरला, हाँ, डेटा किंग है। ओम बिरला के साथ में इस वक्त मैं जो चीज़ देख पा रहा हूँ वो बहुत मैच्योरली डील कर रहे हैं। उनके साथ एक विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद में कहना चाहिए एक उन्होंने अपनी अपनी एक पर्दी बना ली है और वो ऑरा वो कैरी करके रखना चाहते हैं। वो कोई भी स्ट्रेट अवे कमेंट नहीं करते। वो जो कमेंट करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत नाप तोल के, बहुत छन्नियों से छान के, फिल्टर होकर के तब वो चीज़ें बोलते हैं। इस बार के चुनाव प्रचार में आपको दिखेगा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हो या फिर कहीं भी जाके कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। ही इज़ साइलेंटली डूइंग हिज वर्क। उनको पता है कि उनका जो प्रभाव है कोटा बूंदी, यहाँ भी कोटा के साथ बूंदी जोड़ना ज़रूरी है, कोटा बूंदी की जनता के ऊपर क्या है और इस वक्त लोग उनको किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है। तो ये वो प्रमुख हलचलें जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ झांकने की हमने कोशिश की। कल फिर हाजिर होंगे सुर्खियों से आगे के साथ। फिलहाल इतना ही।